गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर विकास नौटियाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, आप सभी का ज्ञान सुधा चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस चैनल के अंतर्गत जैसा कि सर विदित है कि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में और उससे रिलेटेड जो पक्ष हैं, जो प्रश्न हैं, जो विविध आयाम है, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम इतिहास एवं संस्कृति विषय के अंतर्गत वैदिक काल या वैदिक संस्कृति के बारे में जानकारी लेंगे। और वैदिक काल वो काल है जहां से भारत के का जो एक इतिहास है, हिस्टोरिकल फेज है, ऐतिहासिक काल है, वो प्रारंभ होता है विशेष रूप से उत्तर वैदिक काल में। इसलिए जो भारत का इतिहास है, जब हमने शुरुआत के लेक्चर्स लिए थे वहां पे बताया था कि यहाँ पर प्री हिस्ट्री है, प्रोटो हिस्ट्री है एंड हिस्ट्री है। तो जो हिस्टोरिकल फेज है वो हिस्टोरिकल फेज प्रारंभ होता है मुख्य रूप से वैदिक काल से, या इसको यूं कहें कि उत्तर वैदिक काल से। ये पहले ही क्वेश्चन यही बनता है कि भारत में हिस्टोरिकल फेज कहां से प्रारंभ होता है। अब ये टॉपिक प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले मैं कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूंगा उन सब ऋषियों की जिन्होंने कि वैदिक साहित्य का सृजन किया, उन सभी सेकेंडरी सोर्सेज से रिलेटेड विद्वानों की, जिसमें मैक्स मूलर से लेकर के, तिलक से लेकर के और आज तक के हमारे पास बहुत से इतिहासकार मौजूद हैं। उन सब का की प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। मैं कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं इंटरनेट आर्काइव का, जिससे हमने सहायता भी ली है। इसलिए इन सब बातों को शुरू करने से पहले मैं इस चैप्टर का, इस पूरे सिस्टम को आपको बताना चाहूंगा कि हम इसका एक प्रेजेंटेशन का फ्रेमवर्क क्या देखना चाहते हैं, फ्रेमवर्क किस तरह से देखना चाहते हैं। तो वैदिक संस्कृति, जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो ऐसा मानते हैं और ऐसा कहा जाता है कि वैदिक संस्कृति भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। वैदिक संस्कृति में जो कुछ डेवलप हुआ, चाहे वो समाज है, अर्थव्यवस्था है, राजनीति है, धर्म संबंधी विविध पहलू है, इन सब का जो मूल आधार तैयार हुआ वो मूल आधार वैदिक संस्कृति के अंतर्गत आया। अब इसके थोड़ा सा हम पहले इस बात को समझ लें कि इसमें हम क्या क्या ले सकते हैं। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी कि जब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो उसमें इंपॉर्टेंट इशू ये आता है कि प्रीलिम्स में प्री और मेंस दो पार्ट है। प्री में जो क्वेश्चंस होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आजकल यूपीएससी में, सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं, वो ज्यादातर या तो सुमेलित कीजिए के आ रहे हैं, या स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं, या मैप बेस्ड आ रहे हैं, या आजकल तो इस तरह के प्रश्न भी आने लगे हैं कि 1 2 3 4 सही है, 1 2 3 सही है, 1 2 4 सही है। इस तरह से प्रश्नों को डील किया जाता है। हम लास्ट में प्रश्नों की चर्चा भी करेंगे। तो यहां पर हम प्री और मेंस दोनों की बात करेंगे। तो जैसे एक बार मेंस में क्वेश्चन था यूपीएससी में कि क्या आप इस मत से सहमत हैं कि याज्ञवल्क्य ऋषि वैदिक संस्कृति के प्रतिनिधि थे। वैदिक संस्कृति के प्रतिनिधि थे, अर्थात वैदिक संस्कृति में जो जो फीचर्स हमें दिखाई देते हैं, जो जो हिस्टोरिकल फीचर्स हमें दिखाई देते हैं, वो याज्ञवल्क्य ऋषि में पाए गए हैं। इस कारण से उनको माना गया कि वो वैदिक संस्कृति के प्रतिनिधि हैं। इस पूरी वैदिक संस्कृति को हम जब भारत के इतिहास और संस्कृति की बात करते हैं तो यहीं से हमारी सनातन संस्कृति की जो परंपरा है वो मुख्य रूप से प्रारंभ होती है, क्योंकि ये वेदों में आई, वैदिकोत्तर साहित्य में आई, वैदिक साहित्य में आई। तो जो जिसे हम सनातन संस्कृति कहते हैं, उस सनातन संस्कृति का भी मुख्य रूप से प्रारंभ वैदिक संस्कृति से ही होता है। हालांकि इससे पहले भारतीय संस्कृति बहुत पुरानी है, ये प्री हिस्ट्री पीरियड से चली आ रही है, लेकिन यहां पर मुख्य रूप से जो हमें ज्ञात है और साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से ज्ञात है। सबसे पहले बात करेंगे इसका सामान्य परिचय की। ये सामान्य परिचय क्या है, यानी इसमें समयावधि क्या है, समयावधि, कौन थे इन संस्कृति को बनाने वाले, कौन लोग थे, कौन थे। फिर बात आती है कि इस संस्कृति को जानने के लिए हिस्टोग्राफी क्या है। ये यूपीएससी के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हिस्टोरियोग्राफी। इतिहास लेखन क्या है? क्या है इसमें प्राथमिक इतिहास लेखन, क्या है इसमें द्वितीयक इतिहास लेखन। इसके उपरांत इसमें बात आती है इसका कंटेंट क्या है, अंतर वस्तु क्या है, इसमें क्या है वैदिक संस्कृति, क्या है वैदिक काल में। जब हम बात करते हैं इसके परिचय की, तो वैदिक संस्कृति का जो वैदिक शब्द है वो विद धातु से बना है। विद धातु अर्थात विद ज्ञान का परिचायक है। ज्ञान, जो ज्ञानमय संस्कृति थी, जो जिसका प्रारंभ हम वैदिक काल से देखते हैं, उसको विद धातु से यानी ज्ञान से जोड़ा गया है। यानी ये वैदिक संस्कृति एक ज्ञान परक संस्कृति थी। ये वैदिक संस्कृति ज्यादातर जब हम, क्योंकि आज हम स्रोतों की जब बात करते हैं तो हमारे पास साहित्यिक स्रोत तो मुख्य रूप से 19वीं शताब्दी से भी देख रहे हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज अब हमारे पास आ गए हैं। और पिछले करीब 1-2 अर्ध शताब्दी जिसको हम कह देते हैं, हम पिछले 50-60 सालों में 8-10 दशकों की अगर हम बात करते हैं, तो इन दशकों में हमें बहुत सा कुछ उत्खनन में प्राप्त हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि 1921 और 22 के आसपास में सिंधु सभ्यता की खुदाई हुई, तो उसके साथ साथ आजादी के दौरान, आजादी के उपरांत कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, ये जो वैदिक संस्कृति के केंद्र थे उन जगहों पर भी पुरातात्विक खुदाइयां हुई, तो हमें बहुत सारी जानकारियां हुई। अभी मैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से उसके बारे में चर्चा करूंगा। अब समयावधि, इतिहास में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कोई बात किस काल की है। तो कोई बात किस काल की है, तो ये वैदिक संस्कृति किस काल की है, ये वैदिक काल किस काल का है। ये संस्कृति के साथ साथ हम, क्योंकि हिस्ट्री है तो इसमें काल शब्द जोड़ सकते हैं। काल, पीरियड, वैदिक पीरियड, वैदिक एज, वैदिक कल्चर, किसी भी नाम से हम इसको संबोधित कर सकते हैं। तो यहां पर जब हम समयावधि की बात करते हैं, तो सामान्यतः अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो लगभग 1500 से लेकर के और 600 ईसा पूर्व, 1500 to 600 BC, इसके बीच में ये वैदिक संस्कृति, इसका विकास होता हुआ दिखाई देता है। इस वैदिक संस्कृति के भी हमें 2 भाग दिखाई देते हैं। 2 भागों में इसको बांट सकते हैं हम। एक को हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं और एक को हम लेटर वैदिक काल कहते हैं। 1500 BC यानी लगभग आज से 3500 साल पहले की बात हो रही है। इस संदर्भ में कई मत हैं। कुछ लोगों का तो यही मानना है कि वैदिक संस्कृति इससे भी बहुत पुरानी है। जो परंपरागत लोग हैं, जो सनातन संस्कृति की पुरातनता में अधिक विश्वास रखते हैं, उनका मानना है कि यह संस्कृति उससे पूर्व की है। लेकिन अभी तक ये एक तरह से यूं कहें कि सर्वमान्य सा है कि 1500 से लेकर के 600 BC तक ये इस काल की संस्कृति रही, और 1500 से लेकर 1000 तक ऋग्वैदिक पीरियड रहा, और 1000 से लेकर के 600 BC तक लेटर वैदिक फेज रहा, यानी उत्तर वैदिक काल रहा। ये दोनों काल वैदिक काल के 2 भाग हैं। जब हम आपसे बात करते हैं कि वैदिक काल 2 भागों में बांटा गया है, नंबर 1 ऋग्वैदिक काल, नंबर 2 उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल वो काल है जिसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, जिसका कंसर्न अवेस्ता से आता है। ईरान का टेक्स्ट है सिमिलर पीरियड में, जिसका कंसर्न आजकल आर्कियोलॉजिकली भी थोड़ा सा डेवलप होने लगा है, क्योंकि मध्य एशिया से लेकर के और हमारे गंगा के मैदान तक जो हमारी खुदाइयां हुई हैं, जिनसे हमें जानकारियां मिलती हैं, उनसे हम ये निकाल रहे हैं कि इसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी इंपॉर्टेंट है। अब लेटर वैदिक फेज में सारा का सारा बाद का वैदिक साहित्य, ऋग्वेद अदर देन ऋग्वेद, यानी कि जैसे हम अथर्ववेद, सामवेद की बात करते हैं, अथर्ववेद की बात करते हैं, यजुर्वेद की बात करते हैं, और जितना भी बाद का वैदिक साहित्य है उस सबको हम लेटर वैदिक फेज में देखते हैं। अब कौन थे इस संस्कृति को बनाने वाले? इस संस्कृति के निर्माता कौन थे? तो ज्यादातर परंपरागत जो इतिहासकार हैं, लेखक हैं, वो लिखते रहे हैं कि आर्य संस्कृति, ये जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति का निर्माण आर्यों ने किया। आर्य, ये कई बार पूछा गया यूपीएससी में और कई अदर एग्जाम से पूछा गया है। आर्यों ने वैदिक संस्कृति को बनाया। लेकिन जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं, जब हम बाद के ग्रंथों की बात करते हैं, तो वहां पर आर्य संस्कृति का तो रोल है ही, उसके साथ साथ अनार्य संस्कृति की भूमिका भी महत्वपूर्ण है।
जैसे हल चलाने से लेकर के, जैसे ऐसी बहुत सी परंपराएं थी जो अनार्य संस्कृति से चली आ रही। दरअसल ये देश, इस देश की संस्कृति को बनाने में एक वर्ग विशेष, एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष का रोल नहीं रहा। इसमें आर्य भी सम्मिलित है, इसमें अनार्य भी सम्मिलित है। ये इसीलिए आर्य अनार्य आपस में लड़ते भी रहे, आर्य अनार्य आपस में सौहार्द भी बनाकर रखे हुए थे। दोनों तरह के अंतर संघर्ष और अंतर संघर्ष, इंट्रा और इंटर, दोनों प्रकार के संघर्ष हमको इन आर्यों और अनार्यों में दिखाई देता है। तो आज हम ये मानते हैं मुख्य रूप से जो वैदिक संस्कृति का विकास है वो आर्यों ने किया। लेकिन जब हम ओवरऑल देखते हैं तो वैदिक संस्कृति का विकास आर्यों की देन तो है ही है, इसके साथ आर्यों एवं अनार्यों की अंतः क्रिया की देन भी है। इसलिए ये शब्द आएगा यहां पर। अब एक बात आती है कि आर्य थे कौन, कौन थे, कहां से आए, इस बारे में भी हम अभी चर्चा करते हैं। इसको लेने के लिए मैं थोड़ा सा आगे ले लेता हूं उसको। आर्य शब्द ये कई बार पूछा गया है, आर्य क्या है? श्रेष्ठ व्यक्ति, नोबल मैन, फ्री मैन, इलीट मैन, अभिजात्य व्यक्ति, अभिजात्य वर्गीय व्यक्ति। नोबल मैन, फ्री मैन, नोबल मैन का मतलब एक अभिजात्य वर्गीय व्यक्ति। तो ये जो आर्य शब्द है, इस आर्य शब्द की इंटरप्रिटेशन इस रूप में आती है। एक बार ये प्रश्न इस रूप में भी बना हुआ है कि जब हम विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की तो लोगों ने भारतीय संस्कृति का ये जो वैदिक काल है, वैदिक संस्कृति है, वैदिक ग्रंथ है, इनका अध्ययन शुरू किया, इनकी व्याख्या शुरू की। तो एक कंसेप्ट ये आया, उन विलियम जोन्स एक विद्वान थे, विलियम जोन्स, उन्होंने आर्य शब्द की जो व्याख्या की, आर्य शब्द की व्याख्या की, वो लिंग्विस्टिक फॉर्मेट में की। लिंग्विस्टिक, उनका कहना था कि आर्य लिंग्विस्टिक इंटरप्रिटेशन। आप सबने सुना होगा, जब हम आज भी भारत में बात करते हैं तो हमारे पास एक शब्द आता है इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, इंडो आर्यन लैंग्वेजेस। तो ये आर्यन शब्द वहां पर आया। इंडो मतलब भारतीय, आर्यन मतलब आर्य संस्कृति से मतलब है। तो ये आर्य को उन्होंने एक भाषाई अवधारणा के रूप में सामने रखा, जबकि आर्य का जो सामान्य अर्थ है, जो कि हमारे ग्रंथों में आया है, उसमें हम क्या कह रहे हैं? श्रेष्ठ व्यक्ति, अभिजात्य वर्ग व्यक्ति। जैसे आजकल हम सामान्य बात करते हैं ना, जब किसी व्यक्ति को हमको सम्मान देना होता है तो हम बोल देते हैं सर, श्रीमान। आप लोगों ने फेमस रामायण महाभारत के सीरियल देखे होंगे, वहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आर्य कहता हुआ नजर आता है। तो ये आर्य एक सम्मान सूचक शब्द था, जिसकी व्याख्या हमारे बहुत से वैदिक ग्रंथों में, माइथोलॉजिकल ग्रंथों में आई है। तो इसका सामान्य मीनिंग ये है। अब कौन थे, कहां से आए? इस संदर्भ में हमारे पास कई दो तरह के मत हैं। क्या आर्य विदेशी थे, बाहर से आए थे? क्या आर्य भारतीय ही थे, इंडियन थे? विदेशी उत्पत्ति, स्वदेशी उत्पत्ति, ये दो पक्ष हैं। विदेशी जब बात आती है तो एक्चुअली एक, हम सब इसको साइंटिफिकली जानते हैं। एक को हम जेनेटिकली बात करते हैं, एक को फेनेटिकली बात करते हैं, यानी एक शारीरिक आकार के आधार पर बात होती है, एक जीन्स के आधार पर होती है, और एक सीरोलॉजिकली होती है। तीन आधार हमारे पास होते हैं जब हम किसी व्यक्ति का, किसी समुदाय का और किसी पिछले समुदाय के बारे में जब अध्ययन करते हैं और उसके बारे में जानना चाहिए, तो हमारे पास सीरोलॉजिकल स्टडीज होती हैं, यानी रक्त संबंधी अध्ययन। इसके अलावा हम ये जो शब्द हम आर्य ले रहे हैं, जिसको हम रेशियल कंसेप्ट कह रहे हैं, 19वीं सेंचुरी में एक बहुत बड़ा शब्द आया जिसको हमने रेशियल कंसेप्ट दिया। ये यूरोपियंस की देन है, हमारी इंडियंस की देन नहीं है। उन्होंने बोला कि व्हाइट मैन्स बर्डन, ये जितने भी अश्वेत लोग हैं दुनिया में, काले लोग जितने हैं, सब श्वेत जाति पर भार हैं। व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी, जो कि मूल रूप से एक कवि थे, उन कवि की कविता थी, रुडयार्ड किपलिंग। उन्होंने बोला कि जितने अश्वेत हैं ये असभ्य हैं,
और इनको सभ्य बनाने का दायित्व हम यूरोपियंस का है। और इस क्रम में वो अपनी रेस को बेस्ट बताते हैं। अब इस रेस की व्याख्या कैसे करते हैं लोग? जैसे फॉर एग्जाम्पल उनका कहना, सामान्य रूप से कहा गया, जब हम गुहा की स्टडी देखते हैं या पिछले जो भी हटन की स्टडीज देखते हैं, तो वहां पर आता है कि एक जो जातियों का, प्रजातियों का निर्धारण वो कैसे हो, तो फिजिकल फीचर्स के आधार पर। जो यूरोपियन है, जिसको वो आर्य कह रहे हैं, जिसको वो काकेशियाई कह रहे हैं, वो लंबा होगा, गोरा होगा, गोल्डन हेयर्स होगा, सुनहरे बाल होंगे, उसके फीचर्स बहुत शार्प होंगे। इन सब बातों की वो चर्चा करता है। उनकी ठुड्डी, उनके, जिसको हम सामान्य भाषा में कह देते हैं, उनके नैन नक्श तीक्ष्ण होंगे। ये उन्होंने इंटरप्रिटेशन दी है। ये 19वीं सेंचुरी की स्टडीज है। इस आधार पर जब उन्होंने आर्यों की व्याख्या की, तो उन्होंने बोला आर्य वो लोग हैं जो मध्य एशिया की तरफ से या यूरोप की तरफ से आए हैं और उनके फिजिकल फीचर्स ये रहे। उसके बाद कुछ सीरोलॉजिकल स्टडीज हुई। सीरोलॉजिकल स्टडीज मींस ब्लड से रिलेटेड स्टडीज। उसके बाद आजकल अब जेनेटिक स्टडीज हो रही हैं, जिसको हम जीन कुंडली को का अध्ययन करना कहते हैं, जीनोम स्टडीज जिसको हम कहते हैं। अब इतने सारे हमारे पास आज साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन भी है, लिटरेचर के इंटरप्रिटेशन भी है, आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस भी हैं। तो उस आधार पर हमने इनकी दो व्याख्याएं की हैं। एक तो विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, यानी आर्य विदेशी थे। अभी मैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से उसको बताऊंगा। आर्य विदेशी थे, तो विदेशी थे तो कहां से आया? मध्य एशिया की तरफ से आए। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए, इसके बारे में भी बात करते हैं। जैसे मध्य एशिया से आए, ज्यादातर मान्य मत यही रहा। दक्षिणी रूस के घास के मैदानों से आए, जर्मनी के मैदानों से आए, डेन्यूब क्षेत्र से आए, तिब्बत से आए, या कुछ और। जब हम भारत की बात करते हैं, जो जैसे कि एसी दास जैसे लोग हैं, उन लोगों ने बोला नहीं, ये लोग तो भारतीय थे। कहां से आए? उन्होंने बोला सप्त सैंधव क्षेत्र से आए, देव मातृका प्रदेश से आए, ब्रह्म ऋषि देश से आए। तो दो पक्ष हुए, स्वदेशी पक्ष और विदेशी पक्ष। अब जो मोटे तौर पर जो यूरोपियन थिंकर्स थे या हिस्टोरियंस थे, उन लोगों ने बोला आर्य विदेश से आए और उन्होंने भारत में अपना सांस्कृतिक विस्तार किया। इसके पीछे उन्होंने अपने तर्क दिए। जब हम परंपरागत भारतीय स्कॉलर्स की बात करेंगे, जिसमें राष्ट्रवादी स्कॉलर्स भी रहे, ज्यादातर वही लोग हैं, उन्होंने बोला कि आर्य भारतीय ही थे। और पिछले कुछ 2-3 दशकों से तो एक बात और सामने आने लगी है। उनका कहना यह है कि आर्य न केवल भारतीय थे, बल्कि आर्यों का जो प्रसार है, जो कि यूरोप की तरफ होता हुआ दिखाई देता है, या ईरान की तरफ, या फिर एशिया माइनर की तरफ होता हुआ दिखाई देता है, वो भारत की तरफ से आर्य गए थे। यहां पर मैं आपसे ये आप देखिएगा, आर्य अगर यहां है तो एक थ्योरी तो ये कह रही है कि आर्य इधर से आए हैं, फॉरेन इन्वेजन थ्योरी, विदेशी आक्रमण का सिद्धांत, जिसको लेकर आज बहुत से प्रश्न चिन्ह लगे हैं। लेकिन दूसरी थ्योरी ये कह रही है कि आर्य न केवल भारतीय हैं, बल्कि इनका प्रसार भारत से बाहर की ओर भी हुआ। यहां पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जो यूरोप वाला पार्ट था, या सेंट्रल एशिया वाला पार्ट था, या रूस वाला पार्ट था, और एक पार्ट ईरान की तरफ था, तो इनको कहा गया इंडो ईरानी। हिटिटाइट मिटिटाइट्स बोलते हैं, हित्ती एवं मित्तानी, हित्ती एवं मित्तानी आर्य। ऐसे हमारे पास खूब सारे प्रमाण हैं, ऐसे हमारे पास खूब सारे प्रमाण हैं कि जहां पर इन इंडो ईरानियंस की जो लैंग्वेज है, इनका जो कल्चर है, वो इनसे रिजेंबल करता है, रिजेम्बलेंस है के बीच में।
जब हम इनको देखते हैं तो इनका रिजेम्बलेंस भी इनके साथ आता है, रिजेम्बलेंस। तो ये जो रिजेम्बलेंस है, इस रिजेम्बलेंस में अपने अपने इंटरप्रिटेशन लोगों ने किए हैं। तो इस प्रकार से आर्य कौन थे, कहां से आए, इसको लेकर के हमारे पास जो प्रश्न आएंगे वो सुमेलित कीजिएगा, ज्यादातर आएगा। उन प्रश्नों पर हम अभी बात करेंगे। अब वापस हम अपने बिंदु पर आते हैं। अब लेते हैं इसकी हिस्टोग्राफी पे। हिस्टोग्राफी क्या है, यानी कैसे पता करें कि इस आर्य संस्कृति की जानकारी को हम कैसे लेंगे। इसके बारे में लेने के लिए, हिस्टोग्राफी लेने के लिए दो प्रकार के सोर्सेस को ले रहे हैं, प्राइमरी सोर्सेस को और सेकेंडरी सोर्सेस को। इसके आधार पर हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। प्राइमरी सोर्सेस वो सोर्सेस होते हैं जैसे उस काल से संबंधित स्रोत, जैसे यहां पर सभी वेद इससे संबंधित हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, संपूर्ण वैदिक साहित्य। ये वैदिक साहित्य क्या होता है, इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि एक बार प्रश्न इस पर भी था कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में सम्मिलित नहीं है या सम्मिलित है। इन बिंदुओं को भी हमें समझना होगा कि वैदिक साहित्य क्या है। तो संपूर्ण वैदिक साहित्य, यहां तक कि इसमें वैदिकोत्तर साहित्य भी आ जाता है, वो प्राइमरी सोर्सेज में आएगा। सेकेंडरी सोर्सेज वो सोर्सेज हैं जो 19वीं शताब्दी से लेकर के आज तक जो कुछ भी इन सोर्सेज के आधार पर आज के लोग लिख रहे हैं, उनको हमने द्वितीयक स्रोत कहा है। जैसे कि माना तिलक ने भी कुछ बोला, स्वामी दयानंद ने कुछ बोला, तो वो सारा सेकेंडरी सोर्सेज हो जाएंगे। आज के हमारे जो स्कॉलर्स हैं, वो स्कॉलर्स कुछ बात कहते हैं, आज के हिस्टोरियंस कुछ बात कहते हैं, तो वो सब सेकेंडरी सोर्सेज में आएगा। इस आधार पर हमने ऋग वैदिक काल या वैदिक काल की जो हिस्टोग्राफी थी, उस हिस्टोग्राफी को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अब एक बात और आती है कि अंतिम बात ये आती है कि हम क्या क्या और करने वाले हैं इसमें। अंतर वस्तु क्या है, कंटेंट क्या है। इस कंटेंट को इस रूप में समझेंगे हम। इसमें राजनीति, सबसे पहले तो भूगोल को समझ लें। इसके भूगोल, साहित्य, वैदिक साहित्य, इसकी चर्चा करेंगे सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले इसी की चर्चा करेंगे। राजनीति क्या है इस पीरियड में, इस पीरियड में अर्थव्यवस्था क्या है, इकोनॉमी क्या है, और इस पीरियड में समाज कैसा था, सोशल लाइफ, सोशल स्ट्रक्चर। इस पीरियड में धार्मिक जीवन कैसा था, धर्म। यहां मैं याद दिलाना चाहूंगा, ये जितने मैंने टर्म्स लिए हैं, इन सब पर डायरेक्टली प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी यूपीएससी के क्वेश्चंस बनते रहे हैं। भूगोल पर विशेष टिप्पणी बनी हुई है एक बार कि वैदिक कालीन भूगोल, या विशेष रूप से उन्होंने उत्तर वैदिक कालीन भूगोल के बारे में बात की है कि उनका आर्यों का भौगोलिक ज्ञान क्या था। जब हम साहित्य की बात करते हैं तो इसमें तो प्रीलिम्स में तो बहुत से क्वेश्चंस बने हुए हैं। राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज। समाज में सामाजिक जीवन, सामाजिक संरचना, हमारा जो समाज की संरचना का आज ढांचा है, हमारे भारत में जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो यहां पर कहते हैं कि जो हमारा जो समाज है, समाज वर्ण और जाति पर आधारित रहा। तो ये जो स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर का मूल आधार इस वैदिक पीरियड में हुआ। उसके बाद आती है धर्म की बात। भारत के लिए बोला जाता है कि भारत का जो आदमी है, भारत की जो जनता है, भारत का जो समाज है, वो धर्म प्राण होता है, धर्म भीरु होता है। इसलिए जब हम धर्म प्राण की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो इस धर्म का मूल स्ट्रक्चर भी हमें वैदिक काल में ही होता दिखाई देता है। इस पर तो बहुत बार प्री और मेंस में क्वेश्चन बनते रहे हैं। तो जब पूरे इस फॉर्मेट को हम देखते हैं, भूगोल है, साहित्य है, राजनीति है, इकोनॉमी है, सोसाइटी है, रिलीजन है, रिलीजन एंड फिलॉसफी को भी जोड़कर इससे पूछ लेते हैं।
ये प्री और मेंस के क्वेश्चन इन टॉपिक्स पर बनते हैं। अब वन बाय वन मैं थोड़ा सा पीछे आऊंगा। यहां पर सबसे पहले मैं बात को करना चाहूंगा कि जब हम 1500 BC के आसपास आते हैं, जो कि हमें वैदिक काल की डेट एक डिमार्केशन लाइन मोटे तौर पर खींच दी जाती है, और ये माना गया, उन लोगों ने कुछ इंटरप्रिटेशन इस तरह से की कि जब सिंधु सभ्यता का पतन हो रहा था और उस पतन के दौरान आर्य संस्कृति का या वैदिक संस्कृति का उत्थान हुआ। आर्य बाहर से आए। एक फेमस स्कॉलर थे मार्टिन व्हीलर, एम व्हीलर जिनको बोलते हैं, उन्होंने हड़प्पा की खुदाई की और उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए जो यूपीएससी में कई बार पूछे गए हैं। एक स्टेटमेंट आया, सिंधु सभ्यता के पतन के लिए इंद्र उत्तरदायी था। क्या आप इस मत से सहमत हैं? उन्होंने दूसरी बात बोली, ऋग्वेद में इंद्र के लिए पुरंदर कहा गया, पुरभिद कहा गया, अपसुजित कहा गया। ये सब चीजें ये शो कर रही हैं कि इंद्र इन आर्यों का लीडर था और इस लीडर ने सिंधु सभ्यता का विनाश किया, क्योंकि ऋग्वेद में अनेक जगहों पर पुर के विनाश का उल्लेख है। तो इसलिए ये जो रूपांतरण है, इतिहास में जो रूपांतरण की प्रक्रिया है, उस रूपांतरण की प्रक्रिया को समझने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या ऐसा वास्तव में हुआ। अभी तक मोटे तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा हुआ, लेकिन इस थ्योरी को, क्योंकि आर्यन इन्वेजन थ्योरी को अब रिजेक्ट किया जा रहा है और इसको लेकर के बहुत से मत और मतांतर हो चुके हैं, इसलिए हम इस बिंदु को इसके ये क्वेश्चन जब आता है तो इसको क्रिटिसाइज करते हुए इस पर लिखते हैं। लेकिन हाँ, एक छात्र के रूप में, एक परीक्षार्थी के रूप में हमें इन सभी पहलुओं को समझना है। तो सिंधु सभ्यता का पतन हुआ और वैदिक काल का प्रारंभ हुआ। ये इतिहास में ऐसा होता है। डिक्लाइन, फॉल एंड डिक्लाइन की जब हम बात करते हैं, डिक्लाइन एंड उसके मैक्सिमम मिनिमा जिसको हम मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन देते हैं, तो वो वैदिक काल शुरू होता है और सिंधु सभ्यता समाप्त होती है। लेकिन सिंधु सभ्यता में हमारे पास नगर है, सिंधु सभ्यता में हमारे पास नगर है, जबकि वैदिक काल में हमारे पास गांव है। मोटे तौर पर यह व्याख्या होती है। सिंधु सभ्यता में अर्बनाइजेशन है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन है, पहला नगरीकरण है इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का। जबकि जब हम बात करते हैं वैदिक काल की, तो वहां पर पूरा रूरल कल्चर हमें दिखाई देता है, वहां पर पशुपालन है। और ऋग्वेद, जब हम इंडस की बात करते हैं, सिंधु सभ्यता की बात करते हैं, वहां पे व्यापार वाणिज्य है। तो इन दोनों संस्कृतियों में हमें अंतर दिखाई देता है। लेकिन एक बात जो समझने की है, वो है भारतीय संस्कृति की निरंतरता को समझने की। जो चीजें सिंधु संस्कृति में मौजूद थी, वो हम वैदिक संस्कृति में भी प्रत्यक्ष रूप से होता हुआ पाते हैं। चाहे हम भौतिकवादी संस्कृति की बात करें, चाहे अभौतिकवादी संस्कृति की बात करें, दोनों प्रकार की संस्कृतियों का जो प्रसार था, डिसेमिनेशन था, फैलाव था, वो वैदिक काल में भी होता हुआ हमको दिखाई देता है। यहां पर जब हम देख रहे हैं, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये लेटर वैदिक फेज का पीरियड है। ये मान लिया जाता है कि जो ऋग्वैदिक काल है, उस ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे वो लगभग इस एरिया में थे। आप देख रहे होंगे, ये पंजाब का मुख्य रूप से एरिया है। पंजाब मतलब ये पाकिस्तान का पंजाब और भारतीय पंजाब दोनों इसमें शामिल है, जो कि जब हम 5 नदियों की बात करते हैं, और इनकी इंटरप्रिटेशन अभी मैं बाद में और देता हूं। और इस वाले एरिया में, सप्त सैंधव प्रदेश में, जब हम बात करते हैं कि ऋग्वेद कौन सी भाषा में लिखा गया, तो हम सीधे सीधे कहते हैं संस्कृत, फिर कुछ लोग कहते हैं वैदिक संस्कृत। लेकिन मूल रूप से इस प्रदेश को वैदिक काल में, या खास करके ऋग्वैदिक काल में, उदीच कहा गया है। तो यहाँ की भाषा उदीच थी, तो ये वैदिक संस्कृत का एक रूप है। तो ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वेद में हमें भाषा का ये रूप दिखाई देता है। अब मैंने शुरुआत की थी कि हमारा क्या क्या सोर्सेज होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर चारों वेद हैं। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। इनको संहिता भी बोल दिया गया। संहिता मतलब कोडिफाई करना। ऋग्वेद संहिता, सामवेदिक संहिता, यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। जब इन स्रोतों की बात करते हैं
तो शुरुआत में हम 3 वेदों को इसमें लेते हैं। अथर्ववेद को इसमें जो यूरोपियंस थे उन्होंने इसको शामिल नहीं किया। तो 3 वेद, इसको बोला गया कि ये कुछ ट्राइबल सा लगता है, ये कुछ रूरल सा लगता है, ये कुछ प्रिमिटिव लगता है, तो इसलिए इन्होंने इसको इसमें सम्मिलित नहीं किया। लेकिन बाद में इसको भी सम्मिलित कर लिया गया और हमारे यहाँ पर 4 वेद की संकल्पना आती है। ज्ञान तो बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा था, लेकिन आज हमें जो जानकारी है वो मुख्य रूप से जो 19वीं शताब्दी के स्कॉलर्स थे, जिनको हम प्राच्यवादी कह सकते हैं, या बाद के काल में जिनको हमने राष्ट्रवादी कहा, या अन्य जो विद्वान थे, उनके माध्यम से ये ज्ञान हम तक आया, अगली जनरेशन तक आया। तो ये 4 वेद मुख्य रूप से हैं, इनको हमने प्राइमरी सोर्सेज के रूप में लिया। तो 4 वेद आ गए। उसके बाद हम जब बात करते हैं, ये आपके सामने है चारों वेद। अब जब हम इसकी बात करते हैं कि सेकेंडरी सोर्सेज क्या हैं, जैसे मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि सेकेंडरी सोर्सेज का यहां पर मतलब यह है कि जिन स्कॉलर्स ने, जिन लोगों ने वैदिक साहित्य के आधार पर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के आधार पर आज लिखा है, ये सब कुछ उनके संदर्भ में है। ये एक एक प्रश्न यूपीएससी में आता है, एक एक प्रश्न। जैसे द एरियंस, ये थोड़ा उच्चारण थोड़ा अलग तरह से है, द आर्यंस भी बोल सकते हैं, द एरियंस भी बोल सकते हैं, गॉड एंड चाइल्ड, द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, द एरियंस, ये किताब पूछी गई है। आगे है, ये किताब तो कई बार पूछी गई है, द सीक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट। इसमें पूछा गया है कि मैक्स, किसने इसको एडिटेड किया था, तो मैक्स मूलर, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राच्यविद रहे। इनके द्वारा 40 से ज्यादा वॉल्यूम है इस पुस्तक के। निसंदेह इन लोगों का दृष्टिकोण कई मामलों में तो उपनिवेशवादी भी रहा, लेकिन उसके बावजूद भी हम इनके ऋणी हैं कि इन्होंने हमारी सभ्यता का जो परिचय है हमसे करवाया। मैंने पहले ही बताया, इनके अपने रिजर्वेशंस हो सकते हैं दिमाग में, लेकिन इन्होंने हमारी संस्कृति का परिचय हमसे करवाया। जब हम भारतीय लोगों की बात करते हैं, जब हम भारतीय लोगों की बात करते हैं, तो चाहे हम तिलक की बात करें, आर्कटिक होम इन द वेदास, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। और इसके अलावा मैक्स मूलर, और जब मैंने अभी आपसे चर्चा की थी कि जब हम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की बात करते हैं, तो इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, आप आज भी इसकी वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं कि इन लोगों ने कितना काम किया। नो डाउट अबाउट इट कि इन्होंने बहुत काम किया। और इन लोगों का जो काम करने का तरीका था, इनकी जो मेथोडोलॉजी थी, उसके बेसिस पर अब भी बहुत से रिसर्च पेपर्स और रिसर्च की पूरी सीरीज हम लोग देख सकते हैं। तो ये इनके सेकेंडरी सोर्सेज हो गए, ये डायरेक्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। एक नाम जो पूछा जाता है, ये भारतीय विद्या भवन, आरसी मजूमदार ने जो किताबें लिखी हैं आजादी के बाद, तो वैदिक एज, ये बड़ा महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इसमें ये पोस्ट इंडिपेंडेंस में इतिहास को जानने के लिए, खास करके वैदिक संस्कृति को जानने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत रही। उसके बाद कुछ विदेशियों ने भी हाल के टाइम में, स्टीफन नैप ने लिखी है द प्रूफ ऑफ वैदिक कल्चर ग्लोबल एग्जिस्टेंस। मैंने आपसे शुरुआत में चर्चा की थी कि वैदिक संस्कृति या आर्यों की संस्कृति का ज्ञान हमें दुनिया के और भी भागों से मिला है, इसलिए इसके बारे में ये पुस्तक बताती है। लेटेस्ट किताबें हैं जब ये हाल की चर्चा, क्योंकि यूपीएससी में कुछ लेटेस्ट चीजें भी पूछी जाती हैं। ये मैं आपसे बता चुका हूं, गार्डन चाइल्ड की किताब है। एक ही पुस्तक है ये जो अभी हाल में नहीं, पिछले दशक की किताब है ये एडविन बेरेंट की किताब है, द क्वेस्ट फॉर द ओरिजिन्स ऑफ वैदिक कल्चर। ये बहुत ही बेहतरीन बुक लिखी गई है और इसमें उस डिबेट को भी सम्मिलित किया गया है, द इंडो आर्यन माइग्रेशन डिबेट। ये इस डिबेट को भी सम्मिलित करते हैं, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण किताब है। ये मैंने आपसे प्राच्यविद की बात की थी, मैक्स मूलर की बात की थी। मैक्स मूलर ने भारतीय संस्कृति का, भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया। अब इन ग्रंथों के अलावा अब हम आते हैं साइंटिफिक स्रोतों पर। साहित्यिक स्रोत तो अपने आप में है। यहां ध्यान देने की बात यह है कि साहित्यिक स्रोत अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन सबसे पहले इतिहास क्या है इसको समझ लेना भी आवश्यक है। इतिहास में जब हम साहित्यिक घटनाओं को देखते हैं तो उनको हम सत्य तब मानेंगे जब उनकी व्याख्या अन्य स्रोतों के माध्यम से हो सके। अब ये अन्य स्रोत क्या है?
ये पुरातात्विक स्रोत हैं, ये इंस्क्रिप्शन हैं, अभिलेखीय स्रोत हैं, ये मुद्रा शास्त्रीय स्रोत हैं और अन्य स्रोत हैं। तो पिछले 150 सालों में, लगभग पिछले 150-200 सालों में आर्कियोलॉजी का विकास हुआ, न्यूमिस्मेटिक्स का विकास हुआ और अभिलेख शास्त्र का विकास हुआ। तो इनके माध्यम से हिस्ट्री को जानने और समझने का मौका मिला। तो दरअसल ये आपके सामने जैसा पिक्चर आ रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, ये कुछ मिट्टी के बर्तन हमें दिखाई दे रहे हैं। इनको मृद भांड या पोट्री बोलते हैं। ये मृद भांड दोनों कालों में है, ऋग्वैदिक काल में भी है, उत्तर वैदिक काल में भी है। ऋग्वैदिक काल में जब हम बोलते हैं तो उसको हम ओसीपी कहते हैं, ऑकर कलर पॉटरी, गेरुए रंग के मृद भांड। और जब हम उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो ये आपके सामने चित्र आ रहा है, देखिए, ये थोड़ा सा चित्रित धूसर मृद भांड, ये धूसर कलर है, पेंटेड ग्रे वेयर, ग्रे कलर एंड पेंटेड है। ये देखिए चित्र बना हुआ है इसमें एक। अब ये प्रश्न यूपीएससी में कई बार पूछा गया है, और जब यूपीएससी में ऐसा ट्रेंड आता है तो पीएससी में भी ऐसा ट्रेंड आता है। तो प्रश्न ये बनता है इस पर कि पीजीडब्ल्यू संस्कृति निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है? पीजीडब्ल्यू संस्कृति निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा लेटर वैदिक फेज। ये क्वेश्चन बहुत लोकप्रिय प्रश्न है। ओसीपी उससे पहले का, और प्रिंटेड ग्रे वेयर यानी पीजीडब्ल्यू, यानी हिंदी में बोलूं चित्रित धूसर मृदभांड, ये किस काल से संबंधित है? उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। तो इस तरह से ये मृदभांड आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है मृदभांड, ये भी आपके सामने है, और ये पीजीडब्ल्यू आपके सामने है। मैंने यहाँ पे चर्चा की थी, आपसे थोड़ी देर पहले बात की थी कि आर्य कौन है, आर्य शब्द क्या है। तो आर्य शब्द एक तरह का डेजिग्नेशन है, एक तरह का सम्मान सूचक उपाधि है, और इस सम्मान सूचक उपाधि का मतलब क्या होता है कि नोबल मैन, फ्री मैन। संस्कृत में ये देखिए सामने आ रहा है आपके, जो लोग इंग्लिश में देखना चाहें इंग्लिश में भी देख सकते हैं। क्लासिकल संस्कृत टेक्स्ट मीनिंग ऑनरेबल, सम्मानजनक व्यक्ति, रिस्पेक्टेबल व्यक्ति, नोबल व्यक्ति, अभिजात्य वर्गीय व्यक्ति। ये हम आर्य की सामान्य परिभाषा देखते हैं। आर्यन इन इंडिया, आर्य कौन है, क्या है, किस रूप में है, इसकी चर्चा मैं आपसे अभी दो थ्योरीज के रूप में कर चुका हूं। एक तो आर्य बाहर से आए, और एक आर्य भारत के ही थे। स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत और विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, दोनों तरह के हम आर्यों की उत्पत्ति की थ्योरीज देखते हैं। आर्यन इन्वेजन एंड आर्यन माइग्रेशन, ये दो तरह की थ्योरीज है। ये मैं आपको बता चुका हूं कि भारत के लोग थे और भारत से फिर ये बाहर की ओर गए। ये क्वेश्चन आपके पास खूब पूछा जाता है, थोड़ा इसके बारे में यहाँ पे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे ये सबसे ज्यादा पूछा जाता रहा है कि मैक्स मूलर ने कहा है कि सेंट्रल एशिया से, यहां पर मैं लिख भी देता हूं इसको, मैक्स मूलर, पहला नाम आया मैक्स मूलर, इन्होंने बोला मध्य एशिया, मध्य एशिया। ये बहुत बार पूछा जाता रहा है। नेहरिंग, सदर्न रशिया, इन्होंने बोला है। अलग अलग लोगों ने इसकी अलग अलग व्याख्या की है, और अप टू ये गाइलेक्स तक आते हैं। गाइलेक्स ने बोला है कि ये हंगरी, एक्चुअली ऑस्ट्रिया हंगरी पहले एक ही देश हुआ करते थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले, इसलिए इसमें ऑब्लिक करके हंगरी दिया हुआ है। बेसिकली ऑस्ट्रिया हंगरी एक देश था, इसलिए हंगरी के मैदानों से ये आर्य हिंदुस्तान की तरफ आए। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसमें लगता है, अभी तक जो इतिहासकारों ने माना है, स्कॉलर्स ने जो माना है, वो ये कि आर्य मध्य एशिया से आए। इसी बात को मैक्स मूलर ने बोला। तो मैक्स मूलर की मान्यता, एक उनकी जो स्टेटमेंट था, उनका जो वर्जन था, उस वर्जन को सबने एक्सेप्ट किया। हमारे यहाँ पर जब हम आज के इतिहासकारों की बात करते हैं, रोमिला थापर जैसे इतिहासकारों ने भी इसी बात को एक्सेप्ट किया है कि ये सेंट्रल एशिया से आए या सदर्न रशिया से आए। अब बात करते हैं हम लोग कि किस तरह से ये आर्यन इन्वेजन है। एक प्रश्न कई बार पूछा गया है यूपीएससी में और बहुत से एग्जाम से पूछा जाता है कि ऋग्वेद का समकालीन ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन था? ऋग्वेद का समकालीन ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन था?
तो इसमें आ जाता है कि अवेस्ता, अवेस्ता जो है ये ईरान का एक टेक्स्ट है और ईरानी संस्कृति के अंतर्गत इसका विकास हुआ, और जबकि ऋग्वेद का विकास जो है भारतीय संस्कृति के अंतर्गत हुआ है। और जब हम यहाँ पे आप देख रहे हैं ओल्डेस्ट लिटरेचर ऑफ वर्ल्ड, तो ओल्डेस्ट लिटरेचर में ऋग्वेद को ले रहे हैं यानी जो इंडियन है, और अवेस्ता को ले रहे हैं सेकेंड वेव के रूप में जो ईरानियन है। तो इस तरह से मैंने आपसे थोड़ी देर पहले हिती मितानी आर्यों की भी चर्चा की थी, और किस तरह से इन आर्यों का प्रसार, परंपरागत लोगों ने बताया कि आर्यों का प्रसार दुनिया के विविध भागों में हुआ। ये हम जब देखते हैं कि मॉडर्न ह्यूमन की बात करते हैं, ये बात सच है कि आप देख रहे हैं कि अफ्रीका से होमो सैपियंस, या यूं कहें कि जब हम होमो इरेक्टस फॉर्मेट में मानव था, तो उसका विकास और उसका विस्तार इस रूप में हुआ, ये जो सामने हमको दिखाई दे रहा है। और यहीं से ये भारतीय उपमहाद्वीप में आया, चाइना की तरफ गया और अमेरिका की तरफ गया है, ऐसी सामान्य मान्यता है। इसको हम दूसरे फॉर्मेट भी देख सकते हैं, जब हम आज के प्लेनेट के फॉर्म में देखते हैं तो इसका प्रसार इस रूप में दुनिया में हुआ। अब यहां पर हम एक चीज देख सकते हैं, हम जब वैदिक साहित्य को देखते हैं तो वहां पर बहुत सी चर्चा आती है कि आर्य लोग रथों का प्रयोग करते थे। आपको ध्यान होगा हम लोग अपने यहाँ रामायण महाभारत की बात भी करते हैं, महाभारत में तो शब्द ही आता है महारथी, अतिरथी, यानी जो रथ में बैठ करके युद्ध लड़ता हो, महारथी उसका टॉप टाइटल था। तो ये वो था एक रामायण महाभारत का पक्ष, और ये हिस्ट्री का पक्ष आ रहा है। जब हम परंपरागत हिती और मितानी आर्यों की बात करते हैं, ईरानियन आर्यों की बात करते हैं, तो उनके बारे में भी कहा जाता था कि वो ऐसे रथों का प्रयोग करते थे। ऐतिहासिक रूप से ये प्रमाण है, वो इस तरह के रथों का प्रयोग करते थे। आप लोगों ने सबने देखा होगा कि एक बड़ा फेमस चित्र हमारे देश की संस्कृति में दिखाया जाता है कि अर्जुन को श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, और उनमें वो रथ पर हैं और उनके रथ को घोड़े खींच रहे हैं। ये एक हमारे सामने हमारी सांस्कृतिक प्रतिबिंब है, चित्र है हमारा, और ये हमारे इतिहास के चित्र है कि ये लोग रथ का प्रयोग करते थे। और हम इसकी जो परंपरा है, इस रथ की परंपरा को बाद के काल में पूरे प्राचीन भारत के इतिहास में लंबे समय तक देखते हैं। रथ की जो परंपरा थी प्राचीन काल से चली आ रही थी और लंबे समय तक चलती रही। अब हम इस संदर्भ में बात कर रहे हैं कि किस तरह से ये लोग यहां आए और किस तरह से यहां पर बस गए। अब आप जरा भारत में नदियों का स्ट्रक्चर देखिएगा, और इस स्ट्रक्चर को देखने से पहले हम एक बात पर और जिक्र करना चाहेंगे कि जो आर्यों की भौगोलिक जानकारी थी वो क्या थी। तो ऋग्वेद की बात करें और लेटर वैदिक फेज की बात करें, यानी बाद का साहित्य। जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो उसमें एक शब्द आता है सप्त सैंधव। सात नदियों का क्षेत्र, सप्त सैंधव, सात नदियों का क्षेत्र। ऐसा लगता है कि यह पंजाब का क्षेत्र था। यहां पर इस ऋग्वेद में मुझवंत नाम की एक चोटी का उल्लेख है, मुझवंत। अब ये एग्जैक्टली कहां थी ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन ये हिमालय की चोटी थी, क्योंकि इसके बारे में जब हम कुछ कश्मीर के ग्रंथों को पढ़ते हैं तो कहते हैं कि वो मुझवंत चोटी कश्मीर में थी। तो ये मुझवंत सोम रस के लिए प्रसिद्ध थी। सोम रस एक तरह का रिचुअल ड्रिंक हुआ करता था, ये शराब नहीं है। इसको शराब के रूप में व्याख्यायित नहीं, शराब के लिए शब्द सुरा आया है। सोमरस वैसे होता तो शायद शराब ही था, लेकिन इसको क्योंकि एक तरह की रिचुअल ड्रिंक के रूप में इसका प्रयोग किया गया है, इसलिए हम इसको रिचुअल ड्रिंक के रूप में इसकी व्याख्या करेंगे। मुझवंत की बात आती है, समुद्र की चर्चा आती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। नदियों की चर्चा आती है, नदी सूक्त, नदी सूक्त 25 से अधिक नदियों का उल्लेख है। सालकर ने इस 25 नदियों का उल्लेख किया है इसमें कि नदी सूक्त में ये भौगोलिक सूक्त है। आपके पास प्रश्न ये भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से भौगोलिक सूक्त क्या है। पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि भूगोलिक और भौगोलिक कारक क्या क्या है, क्योंकि दरअसल होता क्या है
जो भौगोलिक कारक होते हैं वो इतिहास की घटनाओं को, इतिहास की दिशा को, इतिहास की दशा को प्रभावित करते हैं। तो ये जैसे नदी है, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि ज्यादातर जो भारतीय इतिहास में लड़ाइयां हुई वो गंगा के मैदान के लिए हुई, वो पंजाब के लिए हुई। तो क्यों हुई? क्योंकि नदियों के ये मैदान ये उपजाऊ थे, ये यूजफुल थे इंसान के लिए। आज भी ऐसा ही है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन इस इलाके में है पॉपुलेशन का। तो नदी सूख की बात आई। और जब हम लेटर वैदिक फेज की बात करते हैं तो एक ग्रंथ आता है जिसे हम शतपथ ब्राह्मण कहते हैं। शतपथ ब्राह्मण कहते हैं, उस ग्रंथ में ये आता है शब्द। यहां पर शतपथ ब्राह्मण की व्याख्या करने से पहले मैं एक बात और कहूंगा कि जैसे हमारे देश की दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, एक है गंगा और एक है यमुना। आज दोनों उत्तर प्रदेश से होते हुए निकलती हैं, उत्तराखंड से शुरू होती हैं और उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इलाहाबाद में दोनों का संगम होता है। तो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में हम इसको माने तो पहले यमुना आती है, फिर गंगा आती है। तो यमुना की चर्चा 3 बार है, गंगा की चर्चा एक ही बार है। एक्चुअली हमें जिसकी जानकारी कम होती है, ये तो एक सर्वविदित नियम है कि जिसकी जानकारी हमें कम होती है उसके बारे में हम कम लिखेंगे या कम बोलेंगे। जिसकी जानकारी हमें ज्यादा होगी, यमुना उनके पास ज्यादा है। तो इस भौगोलिक आधार पर यह निष्कर्ष स्कॉलर्स ने निकालने की कोशिश की, तो यमुना के पार, इस पार नहीं, पाकिस्तान की तरफ, चाहे ब्रह्म ऋषि देश है, चाहे पंजाब का क्षेत्र है, सब सिंधु प्रदेश जिसको बोला गया, उस क्षेत्र में आर्यों का वास था, यानी ऋग्वैदिक संस्कृति का विकास उस एरिया में हुआ, ऐसा मानना इन्होंने। जब शतपथ ब्राह्मण में आए तो एक नदी आई सदानीरा, जिसको गंडक के रूप में जिसकी पहचान है। गंडक बिहार में, बड़ी लंबी कहानी है इसकी, बहुत बार यूपीएससी में पूछा गया है। गौतम याहुगण एक ऋषि थे, विदय माधव और गौतम याहुगण की कहानी ये खूब पूछी जाती है प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, कि ऋषि ने यज्ञ करने के क्रम में अपनी जीभ में अग्नि को लेकर के उनका प्रसार हुआ, किधर की तरफ, पूरा यूपी, जंगलों को, और जंगल में आग लगती चली गई। दरअसल साइंटिफिकली ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने आर्यों का प्रसार किया होगा, यज्ञ किए होंगे, नो डाउट यज्ञ किए होंगे, लेकिन साथ में क्योंकि इस काल तक कुल्हाड़ी आ गई, इस काल तक आयरन रिवॉल्यूशन हो गई थी, इसलिए इनका जो प्रसार है वो उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर होने लगा और सदानीरा तक जाकर के ये लोग रुक गए। तो हम जब भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं तो उस भौगोलिक विस्तार में हमें नदियों की बात आती है, नर्मदा नदी की बात आती है, सदानीरा नदी की बात आती है, ऐसी बहुत सी नदियों की बात आती है, समुद्र की बात आती है। ये सब हम भौगोलिक परिप्रेक्ष्य को देखते हैं। नदी है, पहाड़ है, पठार है, हिमालय की चर्चा दोनों जगह है, खास करके उत्तर वैदिक काल में इसकी जानकारी उनको थी। अब इस क्रम में हम देख सकते हैं एक नदी और हमको दिखाई दे रही है, वो है सरस्वती नदी। इसको मैं आपको पॉइंट आउट कर देता हूं क्योंकि यहां पर कलरफुल तरीके से ही आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं सरस्वती। आज की डेट में इसको घग्गर हकरा के रूप में इसकी पहचान की जाती है। घग्गर और हकरा, घग्गर हकरा, क्योंकि पाकिस्तान में इसको हकरा कह देते हैं। अभी जो लोग इंटरव्यू वगैरह देने वाले हैं बच्चे, वो लोग इस बात को समझ लें। पिछले 2 दशकों में इस बात को लेकर बहुत चर्चा रही है और सरस्वती नदी की पहचान क्योंकि इस रूप में की गई है और टेक्निकली इसको हम घग्गर हकरा नदी कह रहे हैं, तो इस घग्गर हकरा के संदर्भ में आज लगभग 400 से अधिक साइट्स इंडस वैली की इस नदी के सराउंडिंग, इसके आसपास के एरियाज में प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए कहा गया कि आज के संदर्भ में क्योंकि पाकिस्तान हमसे अलग है,
हम इस सिविलाइजेशन को सरस्वती सभ्यता क्यों ना कहें। तो जब नामकरण की बात आती है, मैं पीछे सिंधु सभ्यता से इसको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, जब नामकरण करने की बात आती है तो आप सब लोगों ने सुना है, एक लेक्चर इस पर हो चुका है ऑलरेडी, कि सिंधु सभ्यता, इसके नाम क्या क्या हो सकते हैं। हड़प्पा की सभ्यता, क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा में हुई। फिर सिंधु की सभ्यता, सिंधु क्योंकि ये रिवर सिस्टम आप देख रहे हैं, ये सिंधु नदी का रिवर तंत्र है। देखिए ये सारा सिंधु नदी है, और इसके ये देखिए ये नाम डायरेक्टली पूछे जाते हैं। वितस्ता झेलम नदी, अस्किनी चिनाव नदी, ये विपासा व्यास नदी, शत्रुदी शतलज नदी। ये जो नाम है नदियों के, ये वैदिक कालीन नाम है। तो ये जो हमारा वेदों में, खास करके ऋग्वेद में जो रिवर सिस्टम आया है, वो रिवर सिस्टम इस सिंधु नदी का रिवर सिस्टम है, इसलिए इसको सिंधु नदी तंत्र और बाद में कह दिया गया सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में। लेकिन जब सरस्वती के बारे में जानकारी हुई तो हिमाचल से लेकर, हरियाणा से लेकर के, राजस्थान से लेकर और चोलिस्तान तक इसकी साइट्स ढूंढी गई। इसलिए आज एक और नाम हम दे देते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता। आर्कियोलॉजिकली या जब हम पुरातत्व विज्ञान की बात करते हैं तो पुरातत्व विज्ञान में ऐसे बहुत से पक्ष आते हैं। तो हम लोगों ने इसका जो नामकरण है वो सरस्वती को ध्यान में रखकर भी किया है। आज सरस्वती को लेकर बहुत सी चर्चा हो चुकी है, बहुत से पक्ष विपक्ष हैं। ये आप देख सकते हैं, ये रिवर सिस्टम है, और इस रिवर सिस्टम के बीच में नदियों का आसपास का एरिया, और ये सारी वो नदियां हैं मैंने अभी जैसा आपको बताया। इंडस है यानी सिंधु नदी है, झेलम नदी है, चिनाव है, रावी है, व्यास है, और ये घग्गर हकरा नदी है, जो घग्गर हकरा आजकल हनुमानगढ़ और इसके इलाके में है, वहां से निकलती है। और निकलती तो ये हिमालयन के शिवालिक एरिया से आती है, लेकिन इस एरिया से, राजस्थान में इस एरिया से गुजरती है। और आप देख सकते हैं कि क्योंकि नदियां हैं, इन नदियों के बीच का एरिया जो दोआब एरिया है, ये फर्टाइल एरिया होगा, इसलिए इसको लेकर के संघर्ष की स्थिति सदैव रही। अब एक बात आती है कि सामने आप देख रहे हैं काऊ, गाय, पशु। ऋग्वैदिक संस्कृति पशु प्रधान थी, पशुओं का इसमें रोल था, महत्व था। इसलिए आप देखते होंगे कि आपने एक शब्द सुना होगा, हम बोलते हैं काऊ बेल्ट। पिछले 2-3 दशकों में इस बात को लेकर भी विवाद हुआ कि आर्य गोमांस खाते थे, यानी वैदिक काल में गोमांस खाया जाता था। ये रामशरण शर्मा और अन्य इतिहासकारों ने इस बात को लिखा, लेकिन उन्होंने गाय को अघन्य भी माना, और उन्होंने यही बोला कि गाय को मारना या गाय का मांस खाना कुछ विशेष अवसरों पर होता था। लेकिन क्योंकि हमारे देश में गाय को बहुत पवित्र माना गया, इसलिए इस बात को लेकर बहुत सा वाद विवाद होने लगा। तब से लेकर के आज तक हमारे यहाँ गाय के पूजन की बात आती है, और इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि हम खास करके नॉर्दर्न इंडिया के अधिकांश स्टेट्स का जो भाग है उसको हम काऊ बेल्ट बोलते हैं, काऊ बेल्ट बोलते हैं। तो उस काऊ बेल्ट के संदर्भ में बात आती है। अब हम स्रोतों की बात कर रहे थे, स्रोत किस तरह से है। वापस मैं अपने बिंदु पर आता हूं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश में भी बात कर ले। मैंने आपको बोला था वेद शब्द विद धातु से आया, जिसका अर्थ है ज्ञान, ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज, कलेक्टिव विजडम ऑफ एरियंस। तो ये क्या था, एक तरह से ज्ञान का भंडार था। वेद क्या है, ज्ञान का भंडार है। हमारे यहां पर एक शब्द आता है वेदों में, जिसे शब्द नाम देते हैं इतिहास पुराण। इतिहास पुराण, या इस बात की जानकारी आप समझ ले इस बात को कि जब यहां पर यूरोपियंस आए तो उन्होंने बोला प्राचीन भारत में हमारे यहाँ इतिहास ही नहीं था। हमारे यहाँ तुर्कों ने आकर इतिहास लिखा, तारीख लेखन की परंपरा से इतिहास बना है। ये सिविल सर्विसेज में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि प्राचीन भारतीयों को इतिहास का ज्ञान नहीं था? भारत में इतिहास की जो परंपरा है वो तारीख लेखन से प्रारंभ हुई। अब सवाल यह है कि तारीख लेखन तुर्कों के आगमन के साथ हुआ, और तुर्कों से पहले हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति आता है, नाम है कल्हण। कल्हण ने जितना बेहतरीन ढंग से इतिहास लिखा, जितना साइंटिफिकली इंटरप्रिटेशन उन्होंने की, इस आधार पर हम कहते हैं कि हमारे पास इतिहास लेखन रहा होगा। जब हम और पीछे जाते हैं, ये क्वेश्चन समझने का है, ये क्वेश्चन एक्चुअली परंपरागत इतिहास लेखन से या इतिहास से भिन्न है।
इसलिए ये प्रश्न यूपीएससी मेंस में आया हुआ प्रश्न है कि प्राचीन भारत में इतिहास नहीं था, लेकिन हम सवाल देख रहे हैं कि इतिहास पुराण शब्दावली मिल रही है। हमारे यहाँ इतिहास पुराण शब्द आया, हिस्ट्री शब्द नहीं है। हिस्ट्री शब्द हिस्टोरिकल से आया है, हिस्ट्री से शब्द आया है, जो कि उससे पहले जब हम हिस्ट्री शब्द की बात करते हैं तो हिस्ट्री शब्द भी जो हेरोडोटस थे वो लेकर आए, हिस्ट्रीज नाम के उन्होंने हिस्ट्री शब्द लिखा। उससे पहले लोगोग्राफी शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, और जो इतिहासकार होता था उसके लोगोग्राफर कहा जाता था। तो यहां पर हम जब इतिहास पुराण की बात कर रहे हैं तो जितना हम ये पौराणिक साहित्य है या वैदिक साहित्य है, इस वैदिक साहित्य को हम इतिहास के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करेंगे इसका। यहां पर एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि एक क्वेश्चन कई बार ये पूछ लिया जाता है, इसको जरा एक बार देख ले। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में सम्मिलित है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में सम्मिलित है, या प्रश्न नेगेटिव रूप में आ सकता है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में सम्मिलित नहीं है। तो यहां पर वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य ग्रंथ और लास्ट आता उपनिषद। ये जो 4 ग्रंथ है, 4 सेक्शंस, ग्रंथ 4 नहीं है, ग्रंथ तो बहुत से हैं, पर 4 सेक्शंस हैं, 4 पार्ट है, 4 सेगमेंट है। वेद, 4 वेद है हमारे यहाँ पर। ब्राह्मण ग्रंथ इनसे एफिलिएटेड है, इनसे एसोसिएटेड है। अरण्य ग्रंथ, ये सारे एसोसिएटेड है एक दूसरे से, ये सारे सम्मिलित किए जाते हैं वैदिक साहित्य में। यहां पर मैं इसलिए इसको जिक्र कर रहा हूं क्योंकि वैदिक साहित्य अपना आप इंडिविजुअली पूछ लिया गया है यूपीएससी के मेंस में, इसलिए इसको समझना जरूरी है। यहां पर हम रामायण महाभारत नहीं कहेंगे, यहां पर वेदांत की चर्चा नहीं करेंगे, यहां पे हम उपनिषद उसकी जो पुराण है उनकी चर्चा नहीं करेंगे, केवल इन 4 चीजों की चर्चा करेंगे। अगर हमने ये चर्चा कर ली कि इसमें पुराण भी शामिल है तो कंसेप्चुअली वी आर रॉन्ग। तो ये व्याख्या करने के लिए हम वैदिक साहित्य को समझ रहे हैं। तो प्रश्न हमारे इस रूप में बनेगा, जैसा इसमें माना उपनिषद की जगह शब्द आ गया, उन्होंने लिख दिया पुराण, उन्होंने लिख दिया रामायण, तो ये भाग नहीं है, ये वैदिक साहित्य के भाग नहीं है, ये वैदिकोत्तर साहित्य में इसको सम्मिलित करेंगे। तो 1 by 1 ये आप देख सकते हैं, ये चारों के चारों वेद हैं। अब थोड़ा सा इसके जो ये 4 वेद हैं सामने आपके आ रहे हैं। ऋग्वेद, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई क्या? ऋग्वेद। ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट है वर्ल्ड का, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि दिस इज फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड, ये मानवता का पहला टेक्स्ट है, पहला ग्रंथ है। 1028 इसमें करीब 1028 इसमें सूक्त हैंस हैं। 1028 को हम इस रूप में लिखेंगे, यहाँ पे 1017 प्लस 11, ये जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। 1017 प्लस 11, ये जो 11 है ये बाद में जोड़े गए सूक्त हैं जिनको बालखिल्य सूक्त बोला गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बालखिल्य सूक्त क्या है? हम आपने सुना होगा, देखा होगा, हम किसी पुस्तक को लिखने में, ग्रंथ को लिखने में पीछे अपेंडिक्स लगाते हैं, तो ये अपेंडिक्स के रूप में हम इसको बालखिल्य के रूप में देख रहे हैं। तो 11 सूक्त बालखिल्य सूक्त है और कुल मिलाकर के 1028 है, ये हेम्स है। और कुल मिलाकर इसके 10 चैप्टर्स हैं जिनको मंडल कहा गया। जो 6 मंडल्स हैं जो दूसरे से लेकर 7वें तक है, गोत्र मंडल इनको कहा गया है, कुल ग्रंथ इनको कहा गया है। और 10वां मंडल ऐसा मंडल है जो अंतिम मंडल है, इसी में पुरुष सूक्त है, इसके बारे में भी मैं चर्चा करता हूं। अब दूसरी बात आती है सामवेद। सामवेद भारतीय संस्कृति में इंडियन म्यूजिक का पहला ग्रंथ है। इसमें गायन है, म्यूजिक, गायन, गाना, गीत, संगीत, जितने नाम मैं ले रहा हूं, जितने पक्ष में ले रहा हूं, सबकी मूल चर्चा सबसे पहले सामवेद में आई है। संगीत होता क्या है? संगीत को अगर 2 शब्दों में अगर मैं बोलूं तो ये एक लयबद्ध स्वर है। जब हम यजुर्वेद की बात करते हैं, यहां पर आपने देखा होगा बुक ऑफ चैंट्स, कलेक्शन ऑफ लिरिक्स, बुक ऑफ चैंट्स, सैक्रिफाइसल प्रेयर्स, इसमें प्रार्थनाएं हैं, लेकिन साथ में कर्मकांड है।
कर्मकांड का जो मूल ग्रंथ सबसे पहले भारतीय संस्कृति में आया है वो यजुर्वेद है। उसके बाद फिर ब्राह्मण ग्रंथ है, उसके बाद कल्प ग्रंथ है। ये यूपीएससी में ये भी इसी फॉर्मेट में आया हुआ है, आपने देखा यहाँ पर लिखा हुआ है इट एक्सप्लेन रिचुअल वेदास। ये कर्मकांडीय जो पक्ष है उनकी व्याख्या करता है। और इसमें कृष्ण, दो भाग है इसके, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और इनके जो ये क्वेश्चन कई बार सुमेलित कीजिए में आया हुआ है कि जो ऋग्वेद का पुरोहित है उसको होत्री या होत्रा कहा गया, जो सामवेद का पुरोहित है उसको उद्गाता कहा गया, जो यजुर्वेद का पुरोहित है उसे अधर्यु कहा गया, और जो अथर्ववेद का पुरोहित है उसको ब्रह्मा कहा गया। अथर्ववेद जैसा कि मैंने पहले चर्चा की थी, ये लास्ट में बाद में लिखा गया, लेटर फेज में है। और इसमें जादू टोना के बारे में भी आता है, इसमें आर्य अनार्य संस्कृति की अंतःक्रिया भी आती है, आदि पक्ष है। अब हम थोड़ा सा ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसके जो मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद और जो सारे वेद हमारी वैदिक संहिताएं हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं। जब हम भारत के गायत्री मंत्र की बात करते हैं, गायत्री मंत्र हमारे यहाँ का बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र माना गया, जो कि सूर्य के एक रूप को, सावित्र रूप को, सूर्य के सामान्य रूप से तो 2 रूप होते हैं लेकिन वैदिक साहित्य में 5 रूप बताए गए हैं। उसमें जो सावित्र रूप है उस सावित्र रूप को समर्पित किया गया है। ये सूक्त तो हमारे पास मंत्र सभी जगह पर हमको दिखाई देता है कि ये बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से हे ईश्वर, हे शक्ति, तूने हमें उत्पन्न किया है, तो हमारा पालन करता है और तुझसे ही हम प्राण पाते हैं, दुख और कष्टों को तू ही हमारे हरता है, तेरा महान तेज है, फैला हुआ सभी स्थानों पर है, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू ही तू है, और तू हम पर दया कर, तू हमें बुद्धि दे। एक बात यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट और आती है, इस सृष्टि की उत्पत्ति। जब हम आज साइंस की बात करते हैं तो एस्ट्रोफिजिक्स की बात करते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स में एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसको हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। जब हम ऋग्वेद को पढ़ते हैं तो आश्चर्यजनक रूप से एक सूक्त आता है जिसे नासदीय सूक्त कहा गया है। नासदीय सूक्त, नासदीय सूक्त। ये सूक्त दरअसल एक यूं कहें इसको कि ये फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन है एक तरह की। और एक बात आती है कि जब हम सृष्टि सूक्त की, बहुत सारे सूक्त ऐसे आए इसमें, जैसे सृष्टि सूक्त आया है, और इन सूक्तों में कहा गया कि इस पृथ्वी की, इस ब्रह्मांड, नॉट पृथ्वी, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, और कहा गया कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हिरण्यपिंड से हुई। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इस हिरण्यपिंड की कल्पना इस रूप में की गई है। और एक बात और आती है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, 10वें मंडल का जो 90वां सूक्त है उसमें पुरुष रूप की चर्चा आई है, और जिसमें पुरुष की जो संकल्पना है द कॉस्मिक बीइंग के रूप में की गई है। और ये माना गया कि इस विराट पुरुष के शरीर के हिस्सों से, मस्तिष्क से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, यानी दिमाग, सिर से, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, जंघाओं से वैश्य की उत्पत्ति हुई, और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। यहीं पर हमें सबसे पहले सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण दिखाई देता है सबसे पहले। तो ये अपने आप में पुरुष सूक्त सबसे महत्वपूर्ण सूक्त है। ये आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये आपके सामने आ रहा है चित्र, कि किस तरह से सिर, यानी इसका जो मुख है, इस विराट पुरुष के मुख से, अभी मैंने आपको सिर कहा था क्योंकि सिर पूरा, ये पूरा पार्ट स्कल होता है, और इसका जो मुख्य, सिर का जो मेन जो मैनिफेस्टेशन है वो मुंह के माध्यम से होता है, बोलते हम मुंह के माध्यम से है। तो मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, प्रीस्ट की, आर्म से, भुजाओं से वॉरियर्स की यानी कि क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, थाइज यानी जंघाओं से वैश्य की उत्पत्ति हुई, और शूद्र की उत्पत्ति कहां से हुई, पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। ये आपके सामने चित्र आ रहा है। एक बड़े आश्चर्य की बात है, हमारे देश की इस संस्कृति को जानने और समझने के लिए ये कम लोग इस बात को इंटरप्रिटेशन इसकी देते हैं। मैक्स मूलर जैसे लोग, ये एक शारंजियर वेव इक्वेशन है, वेव मैकेनिक्स के एक तरह से ये पिता कहे गए हैं। वेव मैकेनिक्स बेसिकली फिजिक्स का एक पार्ट होता है।
ये लोग हमारी वैदिक संस्कृति को और उपनिषदों से प्रेरणा पाते थे। ये साइंटिस्ट हैं। तो चाहे हम श्रोडिंगर की बात करें, चाहे हम आइंस्टीन की बात करें, चाहे मैक्स मूलर की बात करें, ये भारतीय संस्कृति के इस पक्ष से सदैव प्रभावित रहे। ये मैं सामवेद की बात कर रहा था, अथर्ववेद की बात। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथों की बात आती है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ब्राह्मण ग्रंथों में बेसिकली जो कर्मकांड है, उन कर्मकांडों के बारे में ब्राह्मण ग्रंथ मुख्य रूप से। और जो अरण्य ग्रंथ है, अरण्य ग्रंथों की चर्चा जो आती है, अरण्य ग्रंथों में ब्राह्मण ग्रंथों में जो कर्मकांड दिए गए हैं उनकी फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन है। इस बात को समझ लें, वेदों में ज्ञान है, ब्राह्मण ग्रंथों में कर्मकांड है, अरण्य ग्रंथों में कर्मकांडों की दार्शनिक व्याख्या है, और उपनिषदों में दर्शन है, चिंतन है, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, इस जीवन के बारे में, जगत के बारे में, मोक्ष के बारे में, बंधन के बारे में सारी चर्चाएं हैं। किस किस माध्यम से है? प्रश्नोत्तर क्रम में है। किस किस माध्यम से है? प्रश्नोत्तर क्रम में है। जैसे याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, जैसे पिप्लाद ऋषि के प्रश्नोत्तर हुए। तो ये सब रूप जो है हमें दिखाई देते हैं। ये मुख्य रूप से उपनिषद हैं। वैसे तो 114 उपनिषद हमारे यहाँ बताए गए हैं, लेकिन 14 जो उपनिषद हैं वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने गए हैं। इतिहास की दृष्टि से, एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन था, इतिहास की दृष्टि से निम्नलिखित में से उपनिषद कौन सा महत्वपूर्ण है, तो उसमें छांदोग्य उपनिषद महत्वपूर्ण हो जाएगा। ये उपनिषदों की व्याख्या है। इसके बारे में एक बार फिर डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। और इन उपनिषदों में एक थ्योरी आती है, सत चित आनंद। सत चित आनंद, द फिलॉसफी ऑफ उपनिषद, ये उपनिषदों की अवधारणा है। और इसी के अंतर्गत हम बात करते हैं कि भारतीय संस्कृति के मूल आधार के रूप में ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में कई बार बनता है। ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये 6 वेदांग हैं। वेदांग पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। शिक्षा है, व्याकरण है, छंद है, निरुक्त है, ज्योतिष है, कल्प है। ये इनकी पूरी व्याख्या है। 4 उपवेद आते हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, और इसके अंतर्गत एक अंतिम भारतीय संस्कृति का पहलू आप सब लोग जानते हैं, जिसको हम कल्याण मंत्र बोलते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। हम सब के कल्याण की बात करते हैं। आज भी हम भारतीय संस्कृति की, जब हम भारतीय विदेश नीति की बात करते हैं, भारत के सांस्कृतिक संदर्भों की बात करते हैं, तो हम इस कल्याण मंत्र को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। और यहीं पे आज मैं इस लेक्चर को अंत कर रहा हूं। ये एक वैदिक काल का, वैदिक संस्कृति का सामान्य परिचय था, और इस सामान्य परिचय के बाद हम लोग अब नेक्स्ट इसका इंटरप्रिटेशन देंगे। अगले वाले लेक्चर में हम यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस की भी पूरी चर्चा करेंगे, और इसी क्रम में हम नेक्स्ट व्याख्यान करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।